हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द टेस्ट डिस्कशन T20। टेस्ट डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और हम लेकर आए हैं कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ग्रेविटेशन, ये इसका नाम है प्लैनेटरी मोशन, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कई पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, कैप्लर्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारी चीज़ों पे आपके लिए हम लाए हैं बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके इस साल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को समझें, कॉन्सेप्ट कैसे आपस में इंटर रिलेट होकर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वैसे ही क्वेश्चन आपको हम लोग यहाँ करवाने जा रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 4 particles of mass m, 2m, 3m, 4m are kept in sequence at the corner of a square of side A. The magnitude of gravitational force, देखो बच्चों, gravitational force पूछा गया है इसमें, acting on the particle of mass m placed at the by mass, जानते हैं important, placed at the center of the square will be। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको क्वेश्चन करने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको सबसे आसान सिंपल तरीका समझाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के 4 कोने पे 4 मास रखे हुए हैं। एक m रखा हुआ है, एक 2m रखा हुआ है, एक 3m रखा हुआ है, 4m रखा हुआ है, और सेंटर पे एक मास और रख दिया गया m। तो देखो बच्चों, m, 2m, 3m, 4m, और यहाँ पे रखा मास m। ठीक, तो हम फोर्स की जगह अगर इंटेंसिटी निकाल ले बच्चों, तो इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है Gm/r², और बाद में उसको अगर हम m × I कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फोर्स। अब ये क्या है, इंटेंसिटी होती थी फोर्स पर यूनिट मास, तो हम पहले I निकाल दें। और I आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर, और वो हमेशा किधर रहती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मास, यानी हमेशा अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो यहाँ पे बच्चों पहले देखिए नेट इंटेंसिटी क्या है, तो m की इंटेंसिटी इधर, 3m की इंटेंसिटी इधर। तो नेट इंटेंसिटी किधर जाएगी ज्यादा, जिधर ज्यादा मास है। तो क्यों, क्योंकि बच्चों डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से डिस्टेंस r है। तो देखो इंटेंसिटी ड्यू टू 3m, देखो चीजें बहुत कम लिखना चाहो जैसे Gm/r², ये तो हो गई m की वजह से, इसकी वजह से हो गई G × 3m/r²। तो नोटिस करो क्या लिखा हुआ है, इसकी इंटेंसिटी 3m की इसकी इंटेंसिटी से 3 गुना है। तो ये हो गई 3 और ये हो गई 1, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। सिंपल कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, इधर इंटेंसिटी कितनी आ रही, 3Gm/r², इधर जा रही है Gm/r²। लंबे चौड़े तरीके लिखे, इनका डिफरेंस कराएं, सब कुछ कराएं, बेसिक समझो कि ये इंटेंसिटी अगर 3m वाले की हम I3 कह दें, m वाले की हम I1 कह दें, तुम क्या देख पा रहे हो कि ये इंटेंसिटी इसकी 3 गुना है। तो I3 क्या है बच्चों, I3 इसकी 3 गुना है। तो इधर इंटेंसिटी क्या है, अगर 3I है तो इधर I, तो नेट किधर आएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह से देखो, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि r² और g सब क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो उस हिसाब से अगर आप सोचें तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। कन्वेंशनल तरीकों को ना लगा करके आप नए तरीके सीखिए। कैलकुलेशन आपकी डिपेंड करती है कि आपकी अप्रोच क्या है। एग्जाम इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर अप्लाइंग एंड हाउ यू आर अप्लाइंग। अप्रोच मैटर्स अ लॉट। तो देखो इसकी इंटेंसिटी कितनी, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो 3 इधर है, 1 इधर है, तो इधर कितनी जाएगी, 2। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 2 इधर है, 4 इधर, तो कितनी जाएगी, 2। तो कुल मिला के दोनों का इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर। अब क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर का डायगोनल बच्चों, और डायगोनल एंगल कितना, 90 डिग्री, और आपको मालूम है एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है, तो कुल मिला के कहोगे दोनों इक्वल वेक्टर 90 डिग्री पे हैं बच्चों। तो आपको मालूम रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता था, अगर दो इक्वल वेक्टर होते हैं a = b = p, तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, p√2। तो आपका 2 और 2 तो रिजल्ट क्या होगा, 2√2। अब ये 2 क्या चीज है, 2 है इंटेंसिटी। तो क्या करेंगे, पूरा रिजल्ट दोबारा लिखें, मतलब फिर से पूरा लिख देंगे, क्योंकि हम मालूम है 2 किस चीज को हमने यूज किया है, हमने 2 यूज किया है, देखो 2 यूज किया हमने इंटेंसिटी रिजल्ट को। तो नेट इंटेंसिटी हमारी कितनी आ गई, 2√2, यानी 2 का मतलब हुआ 2Gm/r² × √2। आई होप समझ में आ गया होगा। 3Gm/r²
gm/r², डिफरेंस कितना आएगा 2gm/r², 2gm/r², 4gm/r², डिफरेंस कितना आएगा 2gm/r²। तो हमने खाली 2 लिखा है, gm/r² हमने बाद में रिप्लेस कर दिया कैलकुलेशन की आसानी के लिए। दो वेक्टर हैं a और b, दोनों की वैल्यू p है, तो रिजल्टेंट क्या होता था p√2। ये कैसे आया, a² + b² + 2ab cos 90 का अंडर रूट, अब दोनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा p√2। वापस हमको कन्वेंशनल तरीका बताना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कुछ को समझ नहीं है कैसे कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों जिसमें अप्रोच मैटर करती है, फिर बाद में लोग ताज्जुब करते हैं कि 45 में 45 क्वेश्चन कैसे सही हो गए इनके स्टूडेंट के, क्योंकि उसके पास नॉलेज के साथ साथ शॉर्ट तरीके भी और प्रैक्टिकल अप्लाइड तरीके होते हैं। ठीक है, सब लोग एक जैसी फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिक्स होती है लेकिन सबकी फिजिक्स अलग अलग होती है। क्या आ गया, नेट 2gm/r²√2, ये आ गया आपकी नेट इंटेंसिटी। तो अब नेट इंटेंसिटी अगर आपके पास आ गई है तो फोर्स क्या होगा बच्चों, फोर्स हो जाएगा m × I नेट। अब यहाँ पे m रखा हुआ था, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 2√2 gm²/r²। पर हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये r हमने लिया हुआ है और ये r क्या है, ये डायगोनल की साइड के हिसाब, मतलब स्क्वायर की साइड के हिसाब से आप बोलेंगे तो r क्या होता है बच्चों, a/√2। इसको रिप्लेस कर दो तो क्या आएगा आपका आंसर, नेट फोर्स इज इक्वल टू 2√2 gm²/r²। r क्या है, a² का पूरा स्क्वायर कर दो, a²√2 बचाएगा 2, तो कितना बचा 4√2 gm/a²। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 4√2 gm/a²। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन के हिसाब से जो मास दिए गए हमने इंटेंसिटी निकाल ली, नेट इंटेंसिटी रिजल्ट आया 2√2, 2 के साथ क्या लिखा हुआ gm/r², जिसको हम लास्ट में रिप्लेस कर दिया और फोर्स निकाले F बराबर m × I नेट, मल्टीप्लाई किया, r को बाद में रिप्लेस कर दिया a√2 से। फिर से देते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं मिक्स हो रहा हो। r रिप्लेस करा हमने किससे, 2√2 gm²/r²। r क्या है, a/√2 का होल स्क्वायर, तो √2 का 2 को चला गया 4 हो जाएगा, 4√2 gm²/a²। ये ऑप्शन हमारा ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ अर्थ वर टू श्रिंक बाय 1%, इट्स मास रिमेनिंग सेम, द एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड। तो क्या कहा जा रहा है कि ग्रेविटी अगर कम, रेडियस अगर कम हो जाए तो ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, gm/r²। जब मास की बात करें तो ये फॉर्मूला यूज करो, और डेंसिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बच्चों, 4 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इन टर्म्स ऑफ मास अगर ग्रेविटी की बात करें तो फॉर्मूला आता है gm/r², अर्थ के सरफेस पर। अगर डेंसिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ रो, तो I बराबर 4/3 पाई रो g कैपिटल R। तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे देखने पता चल रहा है कि ग्रेविटी जो है वो r के डायरेक्टली है, और यहाँ दिख रहा है r² की इन्वर्सली। ध्यान रखें, मास के टर्म्स में दिखता है, मास है कांस्टेंट तो r² की इन्वर्सली है, और डेंसिटी कांस्टेंट है तो r के डायरेक्टली। ये बात याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहने चाहिए। जनरली ये दिमाग में रहता है, ये नहीं रहता। अब इसको आगे क्वेश्चन यूज करना है, इसलिए तो अभी हमने बता दिया, लेटर ऑन इसको यूज करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा बोलो, क्वेश्चन ने कहा कि मास रिमेन सेम, ग्रेविटी ऑन सरफेस क्या हो जाएगी, अगर रेडियस 1% घट गया तो बच्चों मास रिमेन सेम। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ग्रेविटी का परसेंटेज चेंज क्या करोगे, पावर इनटू एरर, घट गया माइनस तो क्या आ गया +2%, प्लस का मतलब 2% ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ये चट से आंसर आ गया, ग्रेविटी 2% बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। A planet of mass 1/10 of that of Earth
while radius 1/3 that of earth, if a person can throw a stone on surface to a height 90 meter, then he will be able to throw the stone on planet of height. तो फिर से वही बात, किसकी बात हो रही है? मास और रेडियस की, ठीक है। और हमें मालूम है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v²/2g, है ना। इसका मतलब ये होगा कि h1/h2, h1 है अर्थ वाली हाइट और h2 है दूसरे प्लैनेट वाली हाइट। ग्रेविटी के इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली, क्योंकि उसने बोला कि उसी स्पीड से अगर फेंका जाए, उसी स्पीड से फेंका जाए तो क्या दिख रहा है? g के इनवर्सली है, तो g के इनवर्सली मतलब g1 और ये g2। अब यहाँ देखो कि क्या समझाया हमने अभी कि मास के टर्म से बोलेंगे तो gm/r² होता है बच्चों। तो कैपिटल G कांस्टेंट हो गया, तो ग्रेविटी क्या है? मास के डायरेक्टली, तो m2/m1 और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली, यानी इसका r2 का लिखा है नीचे और इसका r2 का लिखा है ऊपर का होल स्क्वायर कर दो। समझ में आई बात बच्चों? ग्रेविटी क्या है? gm/r² मास के टर्म्स में, तो g2 क्या लिखा है? m2/r2², कैपिटल G कट गया, g1 बराबर m1/r1 ऊपर चला गया। ये ऐसे देखो, ग्रेविटी r के इनवर्सली है तो r के इनवर्सली, मास के डायरेक्टली, मास के डायरेक्टली, मास के डायरेक्टली, रेडियस के इनवर्सली, करेक्ट। अब यहाँ जो कहा गया रिप्लेस करते चले जाओ। क्या रिप्लेस करना है? m2 क्या बोला गया है? मास इज 1/10, मास इज, जगह कम पड़ जाती है, h1/h2 बराबर m2 क्या है? m2 इज 1/10, तो m2 क्या है? 1/10 इंटू r2 क्या है? 1/3, तो 1/3 3 ऊपर चला गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। क्या लिखा है? 9/10, ठीक। h2 निकालना, h1 दिया हुआ है, h2 निकालना है, तो क्या लिखा हुआ है? h2 बराबर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10h1/9, तो 10h1 क्या है वहां पे है, अर्थ पे है 90 मीटर, तो वहां पे कितना होगा? तो दिख रहा है कि 10 से कट गया तो 10 और 10 100 मीटर, ठीक है। समझ पाए बच्चों? हाइट g के इनवर्सली है, g m और r स्क्वायर के साथ ये रिलेशन है। दो प्लैनेट पे हाइट हमने ऐसे लिखी h1 h2, तो g2/g1 लिखा, g2 क्या लिखा हमने? m2/r2 का होल स्क्वायर, m1/r1 का होल स्क्वायर, रिजल्टेंट ये बनेगा। m2 बोला गया है 1/10, तो यानी कि 1/10, r2 बोला गया है 1/3, तो 1/3 3 ऊपर चला गया, r सब कट जाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9/10 रिजल्ट आ गया। अब तुम्हारे सामने लिखा है h1/h2 बराबर 9/10, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा? 10h1/9, 10h1/9, h1 हमें दिया गया अर्थ पे कितनी? 90, तो 90/9 हो गया 10, और 10 × 10 हो गया कितना? 100। ये आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप सिंपल अप्रोच आपको समझ में आ रही है। लिखने को तो इसको बहुत देर तक लिखते रहेंगे, देखो अभी फॉर्मूला आएगा, इसको पुट करेंगे, इसको काटेंगे वाटेंगे। जिस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसी एटीट्यूड से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं। आपको आता रहता है लेकिन आपकी अप्रोच क्योंकि सिंपल और स्लो होती है तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते। हाँ, ये एग्जाम के बाद सब कर लेते हैं जब आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप अप्रोच पर थोड़ा फोकस करें, मिनिमम राइटिंग करें, कम से कम लिखें, बहुत ज़रूरत पड़े तब लिखें, वरना इसमें भी हम और छोटा कर सकते थे लेकिन ज़्यादा छोटा कर देंगे तो सोल्यूशन देखने वालों को समझ में नहीं आएगा कैसे आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, the height of the point vertically above the earth's surface at which absolute gravity become 1% of its value at the surface, मतलब केवल 1% रह गई, यानी कि हाइट अच्छी खासी है, 1% रही मतलब बहुत ज्यादा हाइट है, क्लियर। यानी कि 100 थी तो 1 रह गई, परसेंटेज में बोले तो आउट ऑफ 100 ऐसे बोलते हैं, 100 थी तो 1 रह गई। तो बच्चों याद रखो हाइट के दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब हाइट की वजह से ग्रेविटी के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है जनरल, g डैश बराबर g 1 + h/r का होल स्क्वायर, सुनना ध्यान से, और दूसरा होता है g डैश बराबर g 1 - 2h/r। तो याद रखो ये है हमारा पर्टिकुलर केस, सॉरी ये है हमारा जनरल केस और ये है हमारा पर्टिकुलर केस। इसे हम तभी यूज करते हैं जब हाइट हमें पता है और यही पता है कि काफी कम है, बहुत कम नहीं, बहुत कम है तो फिर ग्रेविटी वेरी नहीं करेगी। हमें हाइट पता है और ये पता है काफी कम है तो ये यूज करेंगे, और जब हमें हाइट पता ही नहीं है तो हम ये यूज करेंगे।
और हमें ये पता है कि हाइट बहुत ज्यादा है तो भी ये यूज करेंगे। ये हम तभी यूज करते हैं जब एच आर के कंपैरिजन में कम है, और इसको तब यूज करते हैं जब एच आर के बराबर है, एच से ज्यादा, आर से ज्यादा है, काफी ज्यादा है। तो ये है जनरल फॉर्मूला बच्चों, और ये पर्टिकुलर केस। तो कभी कभी हम दोनों में कंफ्यूज होकर कभी ये लगाते हैं कभी ये लगाते हैं। अब आप सोचिए कि 1% रह गई ग्रेविटी, इतनी कम हो गई, खाली बची कितनी 1%। तो क्या कहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि बहुत ज्यादा हाइट पे गए हैं कि बहुत कम हाइट पे गए हैं? तो हाइट से ग्रेविटी वेरी करती है, और इतनी ज्यादा वेरी कर गई, केवल 1% बची। तो हाइट क्या है, कम है कि ज्यादा? तो अगर आपने बोला ज्यादा तो बिल्कुल सही आपने बोला। तो अगर ज्यादा हाइट है, काफी ज्यादा हाइट है, तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला कि सेकंड, जनरल फॉर्मूला कि पर्टिकुलर? यस, हम यूज करेंगे जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड। तो अब करेंगे कैसे? तो देखो बच्चों, आउट ऑफ 100 जोड़ा करो। देखो एक और सिंपल अप्रोच को दिखा देते हैं। पहले अर्थ में ग्रेविटी कितनी थी, 100 का 1% बचा तो क्या रहेगी, 1। 100 के 1% कितना होता है, 1। तो पहले थी 100 जी, अब कितनी है, जी। पहले थी 100 जी, अब कितनी है, जी। तो पुट कर दो, अभी कितनी है हाइट पे, जी। पहले क्या थी, क्या हो गया, अच्छा सॉरी, हैंग कर गया। तो पहले कितनी थी 100, अब कितनी रहेगी, जी। तो यहाँ लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, जी। यहाँ लिखेंगे 100 जी, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों साफ साफ दिख रहा है, ये इधर चला कैसे दिखा, 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। हमने दोनों रूट लगा दिया, देखो हमने तो रूट लगा दिया, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा 10। तो लिखा है 1 प्लस एच बाय आर बराबर कितना, 10। तो 1 उधर चला गया, क्या लिखा हुआ है, एच बाय आर बराबर 10 माइनस 1 बचेगा 9। तो एच बराबर कितना आ गया, 9r। एच बराबर कितना आ गया, 9r। 9r कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो इंस्टेड ऑफ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट इस तरह है, ये 100 था तो ये 1 था, 100 जी कट गया, 100 तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। Question 5. The distance between centers of Earth and Moon is d. Mass of Earth is 81 times of mass of Moon. Then what distance from the center of Earth the gravitational force will be 0? Another very important and very simple question. क्या कह रहा है ये, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालिए। अर्थ और मून की बात हो रही है, ठीक है। अर्थ का मास 81 टाइम्स ऑफ मून है, ये अर्थ, और इनके सेंटर्स में डिस्टेंस है d, कैपिटल D, ये रहा मून, ठीक। अब जानना चाहता है देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो भाई ये x है, तो ये कितना बचा, d माइनस x, करेक्ट। अब इस पॉइंट पे नेट फोर्स 0, तो अगर यहाँ पे कोई मास इमेजिन कर लें, तो इधर का जो अट्रैक्शन, इधर का अट्रैक्शन अगर इक्वल हो जाएगा, सपोज करो ये मास इमेजिन कर ले स्मॉल m, तो इस पे इधर का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो अगर इधर का फोर्स हम लिखें या इंटेंसिटी से कोरिलेट कर लें, 81 m बाय एक्स स्क्वायर बराबर m बाय d माइनस x का होल स्क्वायर। सर आपने कैपिटल जी नहीं लिखा, तुम लिख लो यार, तुम्हें लिखना, हम तो m भी नहीं लिखना चाह रहे थे लेकिन लिख दिया, ठीक। क्यों नहीं लिखा समझ गए होगे। नाउ तो रूट लगा ले, कितना लिखेंगे, 9 बाय x इज इक्वल टू 1 अपॉन d माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना लिखा हुआ है, 9d माइनस 9x बराबर x। 9d बराबर 9 प्लस 10x। व्हाट इज x, x बराबर 9d बाय 10। ये लो भाई क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब तुम इसको फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे यार, क्या फोर्स फॉर्मूला लिखोगे, Gm1 m2 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखोगे, फिर वहां पे लिखोगे, फिर काटोगे। क्यों इतना मार्केट मचाना है, जो चीज कट जा रही है उसको लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। ये 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो 11th के अभी बच्चे आए हैं, 10th को 11th में आए हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, वो ना देखें ज़्यादा अच्छा है,
ठीक है। हाँ, एक साल जब पढ़ लोगे 11th क्लियर हो जाएगा, 12th क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखना है आपको, करेक्ट। आओ क्वेश्चन नंबर 6, the depth at which the value of acceleration due to gravity become 1/9 times of the value at the surface, ठीक है, 1/9 टाइम्स हो जाए तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डेप्थ पूछिए तो डेप्थ का फॉर्मूला याद है बच्चों, g डैश बराबर g 1 माइनस d बाय r। अब ये क्या हो जाए 1/9, तो यानी लिखेंगे g बाय 9 बचा 1 माइनस d बाय r। क्या पूछा गया, डेप्थ पूछी गई, तो क्या लिखोगे 1 बाय n 1 माइनस d बाय r, तो क्या लिखा है d बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय n, दैट इज n माइनस 1 बाय n। व्हाट इज d, d इज इक्वल टू r ब्रैकेट n माइनस 1 बाय n। कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक, सिंपल, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कोई ट्रिक नहीं थी इसके अंदर, सिंपल था, कोई घुमाया नहीं गया, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, ये आपकी नॉलेज मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट वाइज जानना चाह रहा है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या जानना चाह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि देखो दो शेल हैं, समझना बच्चों, ध्यान से समझना, दो शेल हैं M2 और M1, ठीक, और यहाँ पे कोई मास है पॉइंट स्मॉल है, यहाँ पे इंटेंसिटी किसके वजह से, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट तुम्हें कहाँ दिख रहा है, इस शेल को A कहते हैं, इसको B कहते हैं, तो ये पॉइंट क्या है बच्चों, A के बाहर है लेकिन B के अंदर। हमें मालूम है किसी भी शेल, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, 0, एट एवरी पॉइंट एवरीवेयर इंटेंसिटी होती है 0। तो B की वजह से जाहिर सी बात है M2 की वजह से यहाँ पे कोई इंटेंसिटी या फोर्स नहीं है, किसके वजह से, M1 की वजह से, A की वजह से, क्योंकि A के कहाँ, ये बाहर है, तो A का मास M1 और ये बाहर है यहाँ पर, और कहाँ पर है, ना तो ये पूरे डिस्टेंस R1 पे ना R2 पे, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस दिया गया R, जो कि R1 और R2 से अलग वैल्यू है, करेक्ट। तो अब तुम सोचो कि क्या जवाब देना चाहिए चार ऑप्शन में से, इंटेंसिटी किसके वजह से, क्या इन दोनों की वजह से, नहीं, क्या फिर नहीं, तो फिर क्या M2 वजह से, बिल्कुल नहीं, तो कुल मिला के बचा क्या, A तो बचा, हाँ, केवल M1 की वजह से। क्या R1 R2 R, यानी R1 ना R2 ना R लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर है, ना तो सरफेस पे ना सरफेस की इस पर पे, यहाँ बीच में है, डिस्टेंस कितना है, R है, तो द करेक्ट आंसर इज डी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन था, देखने लगा था बड़े सारे ऑप्शन है तो कोई दम नहीं था, और तुमने इसको जबरदस्ती वैल्यू दी तो तुम्हारी इच्छा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, अनदर सिमिलर टाइप क्वेश्चन, उसी तरह का है, नीचे का स्फीयर बड़ा दिखाएगा, ऊपर का छोटा दिखाएगा, है क्या, स्फेरिकल शेल है, शेल इज कट इनटू 2 पीसेस अलोंग अ कॉर्ड, ये कॉर्ड काट दी, कॉर्ड कौन होता है जो डायमीटर से अलग पॉइंट पे काटा गया। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से इंटेंसिटी पॉइंट पे द प्लेन कॉर्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू द अपर पार्ट इज I1, इसकी वजह से I1 है, एंड ड्यू टू द लोअर पार्ट इज I2, इसकी वजह से I2 है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2, तो ऐसा लगता है कि नीचे वाला इससे बड़ा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ऊपर छोटा कम नहीं। एक बात बताओ, इन दोनों ढक्कन को जैसे ही बंद करोगे नेट इंटेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, क्योंकि हॉलो स्फीयर बन जाएगा ना, और हॉलो स्फीयर बन गया तो हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह इंटेंसिटी क्या होती है, 0। तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी अगर होगी तो दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को करेंगी कैंसिल, और कैंसिल तभी कर सकते हैं बच्चों जब वो इक्वल और अपोजिट हो। तो इक्वल अपोजिट के लिए क्या होगा, सी ऑप्शन। हालांकि उसने अपोजिट नहीं लिखा है, ही इज आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी, तभी इन दोनों का सम क्या आएगा, 0, और 0 आना कंपल्सरी है क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी क्या होती है, 0 ही होती है, करेक्ट, एवरीवेयर एट ऑल द पॉइंट्स, नॉट ओनली एट द सेंटर, एट ऑल द पॉइंट्स इंटेंसिटी इज 0। इसका ग्राफ अगर देखा जाए बच्चों तो ऐसा बनता है, I बाहर R स्क्वायर के इनवर्सली है, और अंदर हर जगह क्या होती है, 0, यानी R इक्वल टू R पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, R ग्रेटर देन R पे घटती जाएगी, कहाँ जाके 0 होगी, इनफाइनाइट, कहाँ पे 0 है, अंदर हर जगह 0 है हॉलो शेल में, और इनफाइनाइट पे 0, ये इसका ग्राफ, करेक्ट। चलते क्वेश्चन 9 की तरफ। देखो, अब projectile projected with velocity KVE in vertically upward direction from the ground into the space. VE is the escape velocity and K is less than 1, ठीक है, यानी कि escape नहीं करेगी बाहर। If air resistance is considered to be negligible, then the maximum height from the center of earth to which it can go will be, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है? पहली बात, जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से क्या दी गई है? कम दी गई है। ठीक है, कैसे पता कम है? क्योंकि k लेस देन 1 है, तो मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी नहीं। दूसरी बात, इसमें बोला गया है ए रेसिस्टेंस, ये दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम हाइट जो है अटेन करेगी। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये होता है कि फाइनल वेलोसिटी वहां पे जाके क्या होगी? 0। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस या हाइट, डिस्टेंस या हाइट कहां से नापेगी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट बात है, फ्रॉम द सरफेस हाइट नहीं पूछी जा रही है, फ्रॉम द सेंटर पूछी जा रही है बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम बहुत सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एकदम सिंपल, प्यारा सा, छोटा सा, सुंदर सा कॉन्सेप्ट। क्या? ये रहा सेंटर, ये रहा अर्थ का रेडियस, बॉल को यहाँ से फेंका गया, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। किसके एस्पेक्ट में? सेंटर के हिसाब से। फिर ये ऐसी हाइट पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पहुंचा, तो जाहिर सी बात है इस मैक्सिमम हाइट का मतलब है इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0। और ये इनफाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि k इज लेस देन 1, यानी एस्केप वेलोसिटी जो वेलोसिटी है वो एस्केप से कम है, खाली एस्केप का सिंबल यूज हो रहा है। ठीक, ओके। अब यहाँ पे काइनेटिक 0 हो गई, तो सिर्फ कौन सी है? यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची। तो कंजर्वेशन एनर्जी कहती है कि दो जगह की टोटल एनर्जी कहती है कांस्टेंट। यहाँ की एनर्जी क्या लिखेंगे? हाफ mkve का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी पोजीशन दी गई kve। पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर क्या लिखोगे बच्चों? माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल R। और यहाँ पे जब पहुंचे तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर। और स्मॉल आर कहाँ है? क्या है? सेंटर से लिया गया डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो इनको इक्वेट किया तुमने, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, इक्वल साइन के दोनों तरफ स्मॉल एम कॉमन कट जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा? k स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 माइनस g कैपिटल M बाय कैपिटल R बराबर माइनस जी कैपिटल M बाय स्मॉल आर। हमें स्मॉल आर बताना है, ध्यान रखना। फाइंड क्या करना है? स्मॉल आर फाइंड करना है। ठीक, आओ देखो सॉल्व करते हैं। तो ये मालूम बच्चों v क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? √2gm बाय कैपिटल R होती है, √2gm बाय कैपिटल R होती है। तो क्या करेंगे? जहां पे gm बाय कैपिटल R लिखा है वहां लिख सकते हैं ve बाय 2, दैट इज gm बाय कैपिटल R। यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या आएगा? k स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 माइनस v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, जहां पे gm लिखा है केवल gm को कह सकते हो बच्चों, केवल g कैपिटल को कह सकते हो, कैपिटल gm लिख सकते हो ve स्क्वायर बाय 2, ऊपर लिख देंगे r, इस r का मल्टीप्लाई कर दो, केवल gm क्या लिख दिया जाएगा? v स्क्वायर r बाय 2, यानी कि हमने ve स्क्वायर r बाय 2, समझे? इस gm बाय r को हमने रिप्लेस किया v स्क्वायर बाय 2 से, इसमें केवल gm को रिप्लेस किया v स्क्वायर r बाय 2, नीचे क्या लिखा है? स्मॉल r। अब दोनों तरफ से v स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? k स्क्वायर माइनस 1, v स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल लिया, इधर क्या बचा? v स्क्वायर बाय 2, यहाँ क्या लिखा है? r बाय स्मॉल r, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो स्मॉल r कितना आ गया बच्चों? स्मॉल r आ गया आपका कैपिटल R अपॉन k स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिना ज़्यादा 3-5 करें बी ऑप्शन आ जाएगा। COEP यानी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, जो यहाँ की एनर्जी क्या करता है? इक्वेट कर देता है। ठीक, तो आप इसमें लग सकता था आपको टाइम थोड़ा, लेकिन ये भी कोई बहुत आपके अप्रोच के बाहर नहीं है, इसमें आप 1 मिनट थोड़ा ऊपर भी लगा दो तो चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The radius of Earth reduced by 4% and density remains same than escape velocity। देखो जैसे वही बात की थी डेंसिटी के टर्म्स में जब बात आएगी तो हम क्या रखेंगे? ग्रेविटी रो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मास के टर्म्स से बात करेंगे तो gm बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर की इन्वर्सली हो जाती है। ठीक, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द एस्केप वेलोसिटी। तो बच्चों एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm बाय r, जिसको आप लिख सकते हैं और कह सकते हैं 2gr लिख सकते हैं।
तो एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी आर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और जी को क्या कह सकते हैं, जी को रो आर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आर। तो क्या कह सकते हैं, अंडर रूट रो आर स्क्वायर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, आर कह सकते हैं, रूट के अंदर आ जाएगा रो। अब बात समझो बच्चों कि एस्केप वेलोसिटी में बोला गया इस क्वेश्चन में कि डेंसिटी रिमेन सेम, तो यानी ये कांस्टेंट होगी, तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी क्या हुआ, अगर जो चेंज आर में होगा वही एस्केप वेलोसिटी में होगा, जो चेंज आर में होगा वही एस्केप वेलोसिटी में, आर बढ़ेगा ये बढ़ेगा, वो घटेगा वो घटेगा। तो अगर अर्थ का रेडियस 4% रिड्यूस हो जाए तो एस्केप वेलोसिटी भी 4% रिड्यूस हो जाएगी। सी ऑप्शन टिक कर देंगे, कुछ करना थोड़ी ना, एक लाइन लिखते चले जाना था हमको। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। बाकी मगजमारी करने के बहुत सारे रास्ते निकाल सकते हैं लोग, कुछ भी बताते रहे बहुत देर तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस ऑफ नेपट्यून एंड सैटर्न फ्रॉम सन आर नियरली इतना इतना, एज्यूम दैट दे मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, क्योंकि पूरा एलिप्टिकल पूरा सर्कुलर नहीं होता तो एलिप्टिकल होता है। देयर पीरियोडिक टाइम्स विल बी इन द रेशियो, यानी कैप्लर्स थर्ड लॉ से क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है। T1/T2 का स्क्वायर बराबर R1 बाय R2 का क्यूब, T स्क्वायर प्लस R क्यूब, कैप्लर्स थर्ड लॉ यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 12 पूरा कैंसिल, बचा 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 का रूट कितना हो गया बच्चों, भाई T1/T2 का स्क्वायर आया ना 100, तो T1/T2 कितना आया, तो आएगा 10√2, 10√10, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, बचा 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अंडर रूट करेंगे ना, ठीक हो किया तो कितना है, T1/T2 आएगा कितना, 100 का अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा 1/2, यानी कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब T2 का रेशियो दे रहा है, डिस्टेंस उनका दैट दे मूव इन अ सर्कुलर, देयर पीरियड टाइम विल बी, उनका पीरियड टाइम कितना होगा, पीरियड टाइम का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, T1/T2, ये सॉरी क्यूब करना था हमको, तो ये 1000 हो जाएगा, सॉरी ये स्क्वायर कर, मतलब ये स्क्वायर ही क्यूब करने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आएगा 10√10, सही लिखा। ठीक है, तो जब 1000 का अंडर रूट करेंगे, 1000 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 10√10, 1000 कर देते हैं। ठीक, 10√10, तो T1/T2 कितना आ जाएगा 10√10, दैट्स ऑल। स्क्वायर क्यूब करना तो स्क्वायर गलती स्क्वायर करना। ठीक, आई होप समझ लो। तो 10√10 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आंसर आओ। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कॉमेट फ्रॉम द सन आर इतना इतना इफ द वेलोसिटी विल नियरेस्ट सन एंड इतना। ठीक, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि कॉमेट तो वही है, तो V1 R1 बराबर V2 R2, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम वगैरह की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिखी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड, व्हेन द डिस्टेंस इज व्हाट नियरेस्ट, यानी मिनिमम डिस्टेंस कितना 1.6, 10⁻12। अब जब मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, मैक्सिमम कितना दिया गया 8 × 10⁻12, 10⁻12 कट गया, 8 दूनी 16, कितना बचा 0.2, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। यानी एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो mvr इक्वल टू कांस्टेंट से कांस्टेंट बन गया, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, वैसे होता 1/r स्क्वायर, लेकिन दिया गया 1/r। r is the separation between them, then particle in a circular orbit under such force would। ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि अगर इनका जो पुल है between two objects work proportional to the और separation between them is, ठीक है, तो ये जो हम लोग नॉर्मली ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने के लिए करते रहते हैं ना कि mv² बराबर gm1 m2 r स्क्वायर, वो कह रहे हैं नहीं m1 m2 r स्क्वायर नहीं है, m1 m2 r है, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू r बोला गया, तो ये r कट जाएंगे,
काट दो, आर कट जाएंगे, एम कट गया तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आ रही है जी एम का अंडर रूट, यानी वेलोसिटी आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी आर की पावर 0, आर स्क्वायर होता है ना तभी तो अपॉन जी एम बाय आर आता है, ये पावर कट जाती है। तो सिंपल था, डायरेक्ट, ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा हमारे ख्याल से, हो गया होगा तो भाई कहीं ना कहीं कुछ एरर कर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, the periodic time of a satellite revolving above the earth's surface at a height equal to r, where r is the radius of earth, और वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, ठीक है। तो समझो, तो कह रहा जी ग्रेविटी दी गई है, तो वहां पे जो उसका पीरियड टाइम है वो तुम्हें बताना है, किसका, एक सैटेलाइट का जो रिवॉल्व कर रही है एक ऐसी हाइट पे जो r के बराबर है, यानी यहाँ पे हाइट दी गई हमें r, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत सोचना कुछ लोग जल्दबाजी में ये टिक करके आ जाते हैं, ये तब टिक करते हैं जब वो बहुत क्लोज टू अर्थ सरफेस होती है, तब ये टिक करते हैं। उसने बोला h बराबर r है, कैपिटल R, तो पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी बताओ कितनी लिखोगे इसकी, अंडर रूट जी एम बाय आर प्लस एच। याद रखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला ये होता है जी एम बाय आर प्लस एच, जिसको आप स्मॉल r भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब इसको हम स्मॉल r लिख दे रहे हैं, ठीक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड। अब अगर स्पीड यहाँ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 पाई r, ये लिखोगे अंडर रूट जी एम, ऊपर चल जाएगा कितना r, रूट r ऊपर लगा दो ऐसे, तो टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है, 2 पाई अंडर रूट r में चला कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाय जी एम, ठीक। अब फाइनली आर की अब पुट करो, ठीक है, अब पुट करो, क्या लिखोगे, आर बराबर लिखोगे आर प्लस एच। अब एच भी आर है तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, इसका क्या होना है, स्क्वायर, ठीक। क्या लिखा है, 2 पाई अंडर रूट 4r स्क्वायर बाय जीएम। और याद रखो जीएम कहीं भी लिखा हो उसको जी आर स्क्वायर लिख दिया करो डायरेक्ट, क्योंकि हमें मालूम ग्रेविटी जी में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ रिप्लेस किया हमने कितना, जी आर स्क्वायर, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कहाँ आ गया, बाहर आ गया, जीएम बाय आर स्क्वायर। एक आर बचना चाहिए था, तो ज्यादा काट दिया क्या, देखो टाइम पे लिखा 2 पाई r अपॉन v नॉट, क्या आ गया, 2 पाई r अपॉन v नॉट हो गया अंडर जी एम बाय स्मॉल r, जो कि यार कितना है, r प्लस h है। तो 2 पाई अंडर रूट ये बन जाएगा कितना, r बाय जी एम, और ये जो r अंदर गया वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये जो अंदर r स्क्वायर जाएगा वो क्यूब हो जाएगा, एक क्यूब लिखना भूल गए, क्यूब बहुत छूट रहा है, क्यूब बहुत छूट रहा है भाई, ठीक। तो अब r को तुमने क्या रिप्लेस किया, r रिप्लेस किया r प्लस h यानी 2r, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2r का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 8r क्यूब अपॉन, ये क्या लिखा है, gm, gm क्या लिखोगे, gr स्क्वायर, तो एक r की कैंसिल हो गया, 2 को जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब लिखो तो लिखो क्या, 4 पाई रूट 2 अंडर रूट r बाय g, ये लिखा हुआ अजीब सा दिखने वाला ये ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको ऊपर किया था, पीछे करके देख लेना, क्या रह गया था, ये रह गया था, ये r था, ये gm था। तो जब ये r अंदर जाएगा बच्चों तो r स्क्वायर होकर जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू r क्या बन जाएगा, r क्यूब बन जाएगा, हमने r स्क्वायर दिया था गलती से, ठीक है। तो r क्यूब को जब लिखोगे r प्लस h यानी ये हो जाएगा 2r का क्यूब, तो हो जाएगा 8r क्यूब वगैरह वगैरह, ठीक। तो ये रिजल्ट आ गया आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 देखो बच्चों, 2 particles of equal mass go round a circle of radius r under action of mutual gravitational attraction, the speed of the each particle is, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन में हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल वाले क्वेश्चंस में कि ये दो मासेस डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे घूम रहे हैं और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, r, कैपिटल R दिया हुआ है, तो इनकी स्पीड कितनी है, तो तुम्हें मालूम है इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है,
जी m1 m2 दोनों मास बराबर है gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब r क्या होता है? इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो r कितना होगा? 2r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। और ये बैलेंस किससे होता है? mv स्क्वायर बाय r से, वो रेडियस से आ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि आप ये 2r की जगह r ले लेते हो, उससे आपका आंसर मिसमैच करने लगता है। तो या तो कोई डिस्टेंस बिटवीन द मासेस इज 2r, उसका स्क्वायर 4r स्क्वायर, और ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? रेडियस लिखते हैं, रेडियस का लिखें केवल r। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गए, एक मास कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों? अंडर रूट करोगे 4 बाहर आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट gm बाय r। ये आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका ठीक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बच्चों। 16 देखो जरा। A satellite is revolving, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बच्चे थोड़ा झेले होंगे, समझ नहीं पाएंगे करना क्या है यार। ये वो क्वेश्चन नहीं जो तुमने सोचा। क्वेश्चन पढ़ते हुए बच्चे ये ट्राई करने लगे कि बॉल को जब फेंका तो हमने एस्केप वेलोसिटी ज्यादा फेंक दिया तो इनफाइनाइट हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? उसका फॉर्मूला होता था बच्चों v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था जब हमारी वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा हो तो इनफाइनाइट पहुंच के फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसका ये फॉर्मूला होता था। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, इसमें कुछ अलग सिचुएशन बनाई गई है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। उसको देखो, अभी समझ में आ जाएगा। क्या कहा गया? देखो, a satellite is revolving around the earth with orbital velocity v0। ठीक बात, घूम रही थी वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही थी आराम से, अपना कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, फिर अचानक क्या हुआ कि स्पीड स्ट्राइक वो रुक गई, घूमना बंद कर दिया। अब घूमना बंद कर देगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, फाइनल से नीचे गिरना ही पड़ेगा। अब गिरेगी तो सरफेस पे टकराएगी। अब टकराएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया। ठीक, तो क्या करेंगे? जो हमने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, COP यूज करो नीचे से ऊपर, वही COP यूज करो ऊपर से नीचे की तरफ, सरफेस पे आने की तरफ। तो कैसे यूज करेंगे देखो, ध्यान से समझो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसकी वेलोसिटी होगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो पोटेंशियल हो जाएगी -gmm बाय स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? सेंटर से लिया गया पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस लिया जाता है, सेंटर से लिया गया, तो पोटेंशियल -gm बाय स्मॉल m क्या है? इस सैटेलाइट का मास। अब जब ये गिरेगी यहाँ पे, तड़ाका करेगी, भड़ाका करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगी? इसकी स्पीड होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv², जो कि हमें निकालनी है। और पोटेंशियल क्या हो जाएगी? -gm बाय, अब क्या लिखोगे? कैपिटल R, क्योंकि सरफेस से डिस्टेंस कितना? केवल रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। सही है। नाउ यहाँ की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना बचा? -gmm बाय स्मॉल r। यहाँ पे कितना बचा? इक्वल टू -gm बाय कैपिटल R प्लस हाफ mv²। सही है, gmm। ठीक, अब यहां से स्मॉल एम कॉमन निकालो, काट दो। क्या लिखा हुआ है? -gm बाय स्मॉल r इज इक्वल, इसको पहले लिख दो, v² बाय 2 -gm बाय कैपिटल R। ठीक, क्लियर? एक जगह थोड़ी चाहिए, इसको हटा देंगे। अब सिर्फ कैलकुलेशन दिखानी है आपको। ठीक, तो देखो ध्यान से, इसको इधर ले आओ, इसको इधर छोड़ दो, यानी कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिख दो। क्या लिखा हुआ है? v² बाय 2, जो कि हमें बतानी भी, बराबर कितना? gm बाय कैपिटल R माइनस gm बाय स्मॉल r। ठीक, ये इधर आके पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पहले से था। तो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2 gm बाय कैपिटल R। ठीक है, रूट हटाओ तो स्क्वायर लगा दोगे, और अगर 2 को नीचे भेज दें तो क्या लिखा हुआ है? अपॉन में 2, तो gm बाय रिप्लेस हो जाएगा इससे v² बाय 2 से। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या था बच्चों? √gm बाय r प्लस है, जिसको स्मॉल r लिख सकते हो, रूट हटाओ तो यहाँ स्क्वायर लगा दो। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि जहां पे gm बाय r लिखा है वहां रिप्लेस कर देंगे v² बाय 2 से, जहां gm बाय स्मॉल r लिखा है वहां v0 रिप्लेस कर दो। तो इधर जगह बचाते हुए इधर आ जाओ, v² बाय 2 यानी टकराने की स्पीड बराबर, ये लिखा हुआ है
एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, 2 से पूरी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर भेज दो, तो लिखा हुआ v स्क्वायर बराबर कितना, v स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ v नॉट का स्क्वायर। तो v बराबर आ गया आपका अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 2v नॉट का स्क्वायर। एकदम क्लीन एंड क्लियर, जितना क्लीन कर सकते थे उतना क्लीन आंसर निकालने की कोशिश करी, ताकि कम से कम सिंबल्स का मतलब बड़ों को छोटा करना ज़्यादा आसान रहता है, छोटों को बड़ा ना किया जाए। तो ये रिजल्ट आ गया v स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, हो सकता है बहुत लोगों का गलत हो गया हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट h above the surface of earth is the same as the depth d below the surface of earth when both d and h, देखो ध्यान से, कितनी अच्छी बात, ईमानदारी वाली बात, when d and h are much smaller than the radius of earth। तो उसने तुमको हिंट दे दिया कि भाई हाइट की वजह से देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ये वाला उसने खुद ही कह दिया तुमसे। ठीक है, तो वो जगह बताओ जहां पे हाइट h, वो h और d में रिलेशन बताओ जहां पे दोनों वेरिएशन होते हैं सेम हो जाते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू इस वेरिएशन के बाद सेम हो जाती है। तो क्या करोगे, ये फॉर्मूला हाइट की वजह से g ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r, देखो कितना सिंपल है, और डेप्थ की वजह से क्या है, g ब्रैकेट 1 माइनस d बाय r। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, कंपेयर कर लो, जहां पे d लिखा हुआ क्या लिखा है, 2h लिखा है, तो सीधा d बराबर क्या हो गया, 2 है। देखो g की जगह g लिखा है, 1 की जगह 1 लिखा, r जगह r लेगा, तो भाई मेरे d की जगह पे क्या लिखा है, 2h, तो आंसर d बराबर 2h। कुछ नहीं करना था, उठा के कंपेयर करो, तस्वीरें मिलाओ, मैच कराओ, आंसर आ गया। कितना आ गया, d बराबर 2h, सी ऑप्शन। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। A particle of mass 10 gram is kept on the surface of uniform sphere of mass 100 kg and radius 10 cm. Find the work done against the gravitational force between them to take the particle far away from the sphere. Far मतलब infinite ले जाओ, तो ठीक है कोई बात नहीं, ले यार इसके ये रहा कैपिटल R, इनफाइनाइट ले जाओ, इसको ले जाओ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे फाइनल एनर्जी कितनी जाएगी, 0। इनिशियल कितनी थी पता नहीं। व्हाट इज द वर्क डन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0, इनिशियल क्या है माइनस gm1 m2 बाय r, क्योंकि सरफेस में चिपका हुआ है। तो वर्क डन का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, वर्क डन का रिजल्ट आ गया gmm बाय कैपिटल R। अब करना क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करते चले जाओ और आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, क्या करोगे, g की जगह g लिखा है, तो कैपिटल कितना है, स्फीयर का मास 100 kg और पॉइंट का मास 10 ग्राम, ग्राम का मतलब 1000 से डिवाइड कर दो, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दो। लो भाई ऑफ मार्कर पहुंचा लें, ये 10 कैंसिल हो गया, 1 2 0 ये चले गए, 1 0 ये चला गया, 10 ऊपर चला गया। क्या लिखा हुआ है, वर्क डन बराबर 10 इंटू जी। अब बताओ बच्चों कैपिटल जी की वैल्यू नहीं याद है तो पुट कर दो 6.67 10 टू पावर माइनस 11 और एक 10 ये था, तो आंसर आ गया वर्क डन बराबर 6.67 10 टू पावर माइनस 10 जूल। ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन साफ से चमक रहा, अलग ही दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई, बहुत जल्दी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ बच्चों, देखो द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम g/9, जहां पे ग्रेविटी g/9 बन जाए, the acceleration due to gravity on the surface of earth in terms of r the radius of the earth will be। तो वो हाइट बतानी है जहां पे ग्रेविटी g/9 हो जाए। ठीक है, g/9 में देखो अच्छी खासी वैल्यू कम हो गई है, तो मतलब हाइट ठीक ठाक है, तो हम क्या यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला, पर्टिकुलर केस नहीं यूज करेंगे। g डैश बराबर g बाय 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। ठीक, समझो ग्रेविटी क्या हो जाए, ग्रेविटी हो जाए g/9 बराबर g 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व ना करें तो भी हमें तो आंसर दिख रहा है यहाँ पे, तुम्हें नहीं दिख रहा है, और दिखाएं, देखो नहीं दिख रहा है, देखो
देखो यहाँ पे g/9 आना है, यानी यहाँ g/9 आना है, यहाँ पे 9 आना है ना, यहाँ पे नीचे क्या आना 9 आना है ना। तो किस चीज का स्क्वायर 9 होता है भाई? किसी चीज का स्क्वायर होने के बाद 9 आना चाहिए ना। तो किस चीज का स्क्वायर 9 होता है? कौन सा? 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए, और 3 होना चाहिए तो एक पहले से। तो एक में क्या जोड़ दें कि 3 हो जाए? सर एक में 2 जोड़ दिए 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिख दें कि 2 आ जाए? यहाँ पे क्या लिख दें कि 2 आ जाए? सर यहाँ पे h बराबर आप 2r लिख दीजिए, तो ये तो आंसर है। खत्म। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आओ जैसे करते हैं वैसे कर लो। देखो बच्चों जी कट जाएगा, दो तो अंडर रूट करेंगे, कितना आएगा 1/3 बराबर 1/1/h। ठीक, रूट हट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 + h/r बराबर कितना 3। 1 उधर घटा तो कितना आ गया h/r बराबर 3 - 1 कितना आ गया 2। तो व्हाट इज h बराबर 2r हो गया। यही अभी आपको बताया था, बिना सॉल्व करे करना तो ऐसे भी कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, सॉल्व राइट। इनको समझ में आ गया, अच्छी बात नहीं समझ में आया वो ऐसे कर लेंगे, ज़्यादा टाइम में डिफरेंस नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं बच्चों। 20 पर 2 bodies of masses m and 4m are placed at a distance r, ठीक है, gravitational potential at a point on the line joining them from where the gravitational field is 0, ठीक है, जहां पे gravitational field 0 हो जाए वहां पे हमें इनका पोटेंशियल बताना है। जहां पे फील्ड 0 वहां का पोटेंशियल बताना है, ठीक। तो समझो कहां पे 0 है, तो मास कौन कौन है m और 4m। देखो ये रहा 4m, ये रहा m। इंटेंसिटी 0 कहाँ है? रिलेटेड विद x। ये कितना हो गया r - x, तो टोटल कितना था r, ठीक। ये फोर्स दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर। इसका फोर्स या इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी g m/x²। तो m/x² इज इक्वल कितना 4m/r - x का होल स्क्वायर। m कट के दोनों रूट कर दिया, रूट किया तो क्या बन गया 1/x। ये क्या बन गया 2/r - x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया r - x बराबर 2x, तो r बराबर 3x, तो x बराबर r/3, करेक्ट। अब तुम्हें बताना है पोटेंशियल, जहां पे ये इंटेंसिटी 0 है, तो यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। बच्चों पोटेंशियल होता है स्केलर, तो पोटेंशियल दोनों का क्या होगा? इसका हो जाएगा -gm/x माइनस इसका हो जाएगा g × 4m/r - x। बात समझ पाए? हम क्या निकाल रहे हैं अब इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि वही पूछा है उसने, उस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ जहां इंटेंसिटी 0। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा वो पॉइंट है कहां पे जिसकी इंटेंसिटी 0 है। तो पता चला वो पॉइंट है m से r/3 दूरी पर है। तो r/3 पे इसका पोटेंशियल बताना है, इसका पोटेंशियल -gm/x, इसका हो जाएगा -4gm/r - x। ठीक, लिखने के लिए लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है? तो ये मालूम है कि अगर x m से अगर दूरी r/3 है तो r/3 कितना बचेगा 2r/3। तो दोनों मासेस से दूरी मिल गई, दोनों मासेस की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो तो पोटेंशियल हो जाएगा -gm/r/3 4gm/2r/3। 3 चौक 12। तो क्या लिखा हुआ है? ये 2 दूनी 4 काटो, 3 दूनी 6। तो v बराबर क्या लिखा? -3gm/r -6gm/r। तो जो 6 और 3 होता है 9 -9gm/r आपका हो गया आंसर। कौन सा? डी ऑप्शन हो गया। तो इसमें 2 स्टेप थे। पहले स्टेप में आपको निकालना है वो डिस्टेंस जहां पे इंटेंसिटी या नेट फोर्स 0 है, और फिर उसी पॉइंट पे दोनों का पोटेंशियल बताना है। तो पहले पार्ट में था वेक्टर और दूसरे पार्ट में था स्केलर, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर होता है और इंटेंसिटी वेक्टर या फोर्स वेक्टर होता है। तो 2 स्टेप मिला करके क्वेश्चन बनाया गया था। सिंपल था, पर कैलकुलेशन आपने अगर ठीक से नहीं करी तो गलत हो जाएगा। तो विद दिस वी एंड द सेशन। अगले वाले में बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक आ रहा है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कैपेसिटर था, अच्छे से पढ़ें और फिर देखते हैं उसमें आपने कितना अच्छा स्कोर किया, कितना खराब स्कोर किया। स्कोर अच्छा खराब होता रहे, पर चलते रहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट सुधार का प्रोसेस ही होता है थोड़ा स्लो, ठीक है, लेकिन चीज़ें बनती बहुत अच्छी हैं। फिर फास्ट में इतना भाई कुछ भी नहीं हो सकता है, कमियां धीरे दूर होती हैं, और वो आप कभी कर पाएंगे जब आप उस पर थोड़ा विचार करेंगे, फोकस करेंगे। आज के टेस्ट में क्या गलती हुई, अगले में वो नहीं रिपीट करनी है। इस पर अगर फोकस करेंगे तो थोड़ा सा आप जल्दी इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। ठीक, विद दिस
होप कि अगले में आप बहुत अच्छा करें। बाय बाय, टेक।